हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मैट्रिक्स में मिसलिनियस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। मतलब मिसलिनियस एक्सरसाइज में 1 से लेकर के 6 प्रॉब्लम तक का सॉल्व कर लिया था। अब आगे की जो प्रॉब्लम बची हुई है, नेक्स्ट प्रॉब्लम को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एक्स मैट्रिक्स है और फर्स्ट रो में लिमिट है 1 to 1 और फिर 3 into 3 की मैट्रिक्स है। उसके बाद 3 रोज 1 कॉलम की मैट्रिक्स है इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये प्रॉब्लम गिवन है और एक्स की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 3 मैट्रिक्स है, उनको प्रोडक्ट करना है और प्रोडक्ट करने के बाद आपको कंपेयर करना है नल मैट्रिक्स से। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं और इजीली सॉल्व करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 है मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ये एक्स करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स 1 to 1। ठीक है, और यहाँ पे बेटा ये क्या दे रखा है, 3 into 3 की मैट्रिक्स है 1 2 0 2 0 1 1 0 2, ये मैट्रिक्स हो गया। और यहाँ पे क्या है 0 to x इज इक्वल टू ओ। ठीक, अब देखो ये आपकी मैट्रिक्स है, इसमें 1 रो 3 कॉलम है और ये मैट्रिक्स है 3 रो 3 कॉलम है और ये 3 रो 1 कॉलम है। ठीक है, तो आप अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो चाहे लास्ट के दो को पहले मल्टीप्लाई कर लो, बाद में फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सिचुएशन में इसका ये सेम है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम्स और सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर, तो पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो ये रो जाएगा, कॉलम से मिलेगा। ठीक है, तो 3 3 मैच कर गया, तो इसका क्या मतलब है, जो मैट्रिक्स बनेगी उसमें 1 रो होगा और 3 कॉलम होगा, तो ये रो जाएगा और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो क्योंकि देखो ये 1 into 3 का है और ये 3 into 3 का है, तो ये सेम हो गया। तो जो मैट्रिक्स बनेगी 1 into 3, मतलब एक रो होगा और 3 कॉलम होगी। ऐसी मैट्रिक्स बनेगी 1 रो होगी और 3 कॉलम होगी। तो यहाँ देखो ये रो गया, कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ से ये एक एलिमेंट बनाया, फिर देखो इससे मल्टीप्लाई किया 1 2 जा 2 और 2 0 जा 0 और 1 0 जा 0। ठीक है, ये हो गया बेटा। अब देखो ये इससे मल्टीप्लाई किया 1 0 जा 0, 2 1 जा 2 और फिर 1 2 जा 2। क्लियर, ये मैट्रिक्स आ गई। अब देखो क्या इसका ऑर्डर 1 into 3 है, एक देखो 1 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ से क्या है 0 to x, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये नल मैट्रिक्स। तो ये 1 रो 3 कॉलम, ये 3 रो 1 कॉलम, तो इसका क्या मतलब है, अगर 1 into 3 या 3 into 1 की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कॉलम रो सेम होगा, तो 1 into 1 की मैट्रिक्स बनेगी। मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा जिसमें ओनली 1 रो होगा और 1 कॉलम होगा। ठीक है, तो यहाँ से बेटा देखो कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या आया, ये आपका आ जाएगा 4 + 1 5 5 1 6, यहाँ पे 2 और ये कितना आ गया 4। ठीक है, 0 2 x, ये नल मैट्रिक्स। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे रो जाएगा, कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6 0 जा 0, 2 2 जा 4 और यहाँ 4 x जा 4x। ठीक है, इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक, तो यहाँ से बेटा क्या आएगा, ये 4 प्लस का 4x, ये सिंगल मैट्रिक्स है 1 into 1 का। यहाँ पे देखो ये भी क्या है, एक 1 into 1 की एक मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स मीन्स क्या, ऐसी मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट क्या है बेटा 0। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये 1 into 1, ये 1 into 1। अब यहाँ से इसको हम इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने का मतलब क्या है, अगर ये वाला एलिमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, 4 प्लस का 4x इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू माइनस का 4, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा माइनस का 1। क्लियर, x इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 1। तो सिंपल सा ये मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम थी और लास्ट टाइम पे हमने इसको क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। ठीक है, क्लियर, अच्छा ओके, लिख लो इसको। अब देखो बेटा जो क्वेश्चन नंबर ये 7 प्रोडक्ट के बेस पे था और जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 8 में भी क्या है,
ए मैट्रिक्स है 2 × 2 की, और शो करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। ठीक, रब कर देना है इसको। ठीक है, बस कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि ए मैट्रिक्स गिवन है। ए मैट्रिक्स क्या है? 3 1 माइनस का 1 और 2। ठीक, और सो दैट क्या करना है, सो दैट ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i इज इक्वल टू 0, ये शो करना है। तो देखो ए पता है तो ए स्क्वायर निकालो, ए इंटू ए, तो ए इंटू ए क्या होगा, 3 -1 1 2 एंड 3 1 -1 एंड 2। ठीक है, ओके। तो यहाँ से बेटा क्या आएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1 1 जा -1, 3 1 जा 3 और 1 2 जा 2। रो जाएगा कॉलम से मिलेगा, ये रो गया कॉलम से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये एलिमेंट बना, फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया। ठीक, तो 3 1 जा 3, 1 2 जा 2, फिर देखो -1 3 जा माइनस का 3 और 2 1 जा माइनस का 2, 1 1 जा -1, 2 2 जा 4। तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, 8 3 + 2 5 -2 5 ये आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। ठीक, तो ये ए स्क्वायर है, ये क्या आया, ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 8 5 -5 और 3, ये ए स्क्वायर बेटा आया। तो देखो इसका हम लोग LHS ले लेते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज हेयर 8 माइनस का 5 और ये क्या है 5 3 माइनस का 5 इंटू ए की वैल्यू क्या है बेटा, फर्स्ट रो में 3 है, फिर यहाँ पे 1 है, और फिर यहाँ पे माइनस का 1 है और 2 है। ठीक है, फिर 7i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 8, ठीक है ऐसे रहेगा, 8 है, ये 5 है, माइनस का 5 है 3 है। ठीक है, और माइनस का 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 माइनस का 5 5 2 जा 10 प्लस 7 1 जा 7 0 7 1 0 जा 0 7 1 जा 7। अब देखो फाइनली क्या होगा, यहाँ से 8 माइनस का 15 और प्लस का 7। ठीक है, अब देखो ये माइनस का ये 5 माइनस का 5, ये माइनस का 0 प्लस का 0 माइनस का 5, और ये देखो ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 0 है ही है, तो ये 3 है, फिर ये माइनस का 10 और प्लस का 7। तो फाइनली क्या दिख रहा है, आफ्टर कैलकुलेशन दिस इज द नल मैट्रिक्स। तो यही तो प्रूव करना था। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7a इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स यहाँ पे प्रूव करना था कि आफ्टर कैलकुलेशन जो भी है आप ए स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करिए, ए की वैल्यू पुटअप करिए, और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस, तो आफ्टर कैलकुलेशन रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0 नहीं, इट मीन्स नल मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो ये 2 × 2 का था, ये भी 2 × 2 का, ये भी 2 × 2 का, तो ये नल मैट्रिक्स लिखेंगे। क्लियर, वो भी 2 × 2 ऑर्डर की लिखेंगे, हम 3 × 3 ऑर्डर नहीं कर सकते। नहीं कि आप कोई भी किसी भी ऑर्डर की आप मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। नल मैट्रिक्स होगी वो भी 2 × 2 ऑर्डर की होगी। ठीक है, अगर आप कोई 2 × 2 ऑर्डर के अलावा अगर कोई मैट्रिक्स लिखते हो तो गलत माना जाएगा और वहाँ से आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक, क्योंकि जो ये कंडीशन है ये 2 × 2 का है ओवरऑल। ठीक है, तो आफ्टर कैलकुलेशन भी 2 × 2 का मैट्रिक्स ही आना चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था, और क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, बट इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ही फास्ट। ठीक, इसमें भी x की वैल्यू का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, और कुछ करना नहीं, प्रोडक्ट करना है, RCM है ना, मैंने आपको वर्ड बताया था RCM, रो
कॉलम मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो जाएगा और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करके एक एलिमेंट को फॉर्म करेगा, जैसे लाइक दिस। ठीक है, क्लियर। रो कॉलम इन रो कॉलम मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 9 कैलकुलेटिव बेस्ड प्रॉब्लम है, मतलब सिंपल सा जो क्वेश्चन नंबर 7 है सेम 7 की तरह है। ठीक है, कुछ इसमें अकल लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट करना है फिर इक्वेट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में मैट्रिक्स है, x है माइनस का 5 है और यहाँ पे माइनस का 1 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 1 है 0 है 2 है, 1 है 0 है और 2 है, 0 2 0 2 1 3। ठीक, ये क्या है, x 4 1, ये नल मैट्रिक्स। क्लियर, सिंपल सा मैंने क्वेश्चन कॉपी कर लिया और फिर यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। देखो इसका ऑर्डर क्या है, 3 रो 1 कॉलम, ये क्या है ऑर्डर 3 × 3, इसका है 1 रो 3 कॉलम। तो देखो आप इसको इससे प्रोडक्ट कर लो, बाद में इससे करना, या इसको इससे कर लो, बाद में इससे करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी का कंडीशन मैंने यही तो बताया था कि अगर जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स जिससे मल्टीप्लाई करना हम चाहते हैं, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल आ जाएगा तो वहाँ पे मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या होगा, उसकी पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करते हैं। ये 1 × 3 का है तो रो जाएगा कॉलम से मिलेगा, तो देखो क्या है, x बन जा x, 5 0 जा 0 हो गया। ठीक है, -1 2 जा -2। ठीक, ये एक एलिमेंट बना। फिर देखो x 0 जा 0 हो गया। ठीक है, 5 2 जा 10 हो गया और यहाँ पे 1 0 जा 0 हो गया। ठीक, अब x ये 2x हो गया, माइनस का 5 हो गया, माइनस का 3 हो गया, ये आपकी मैट्रिक्स आ गई। क्लियर, बोलो। ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैट्रिक्स बनी। फिर इस भाई साहब को लिख लेते हैं, x है ये 4 है ये 1 है, ये नल मैट्रिक्स। तो देखो अब यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करो, x माइनस का 2 आएगा, ये माइनस का 10 आएगा, ये 2x माइनस का 8 आएगा। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा, x 4 और 1, ये नल मैट्रिक्स। तो रो जाएगा कॉलम से मल्टीप्लाई होकर के एक सिंगल क्यों मैट्रिक्स बनाएगा, क्योंकि ये 3 रो है, सॉरी 1 रो है 3 कॉलम है और यहाँ पे 3 रो है 1 कॉलम है, तो ये जाएगा इससे मल्टीप्लाई हो। तो क्या बनाएगा बेटा, x माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाई x, फिर माइनस का 10, सॉरी रो कॉलम है ना। तो देखो x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई x -10 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 4, तो माइनस का 40, और ये क्या है बेटा माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस करोगे 2x माइनस का 8 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। 0 मीन्स नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स मीन्स ऑर्डर इज 1 × 1, हेयर इज 1 × 1 आल्सो। ठीक, क्योंकि अगर इक्वल मैट्रिक्स हैं तो ऑब्वियसली उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, और जब ऑर्डर सेम होगा तभी तो हम उनको क्या कर पाएंगे, इक्वेट कर पाएंगे, अदरवाइज उसको हम इक्वेट कर ही नहीं सकते। तो फाइनली क्या आ गया, x × x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 40 और प्लस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। कंपेयर कर दो बेटा, ये एक सिंगल एलिमेंट है ना, तो ये भी एक सिंगल एलिमेंट है, तो ये इसके क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर ये माइनस का 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये देखो यहाँ माइनस का 48 है, ये तो माइनस का 48 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। क्यों, ये 2x का नेगेटिव 2x का पॉजिटिव कैंसिल, माइनस का 40 माइनस का 8 माइनस का 48, तो ये आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 48 आ गया। तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ठीक है, प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस, x इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये कितना आ जाएगा 4√3, ठीक है, 4√3। क्लियर, तो ये यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, वो सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, प्रोडक्ट करना है, ठीक है, कैलकुलेटिव बेस्ड प्रॉब्लम है। अच्छा, अब देखो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि a मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट x y z विच इज सेल इन
टू मार्केट्स एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। मार्केट फर्स्ट, ठीक है, और प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है, 10,000, 2,000 एंड 18,000। मार्केट सेकेंड में 6,000, 20,000 एंड 8,000। इफ द यूनिट सेल प्राइजेज XYZ is 2.5, 1.5 and 1 rupees respectively, find the total revenue in each market with the help of the matrix। तो मैट्रिक्स के हेल्प से टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है। इट मीन्स क्या करना है कि आपको दो मैट्रिक्स बनाना है, और मैट्रिक्स बनाने का क्या मतलब भाई, आपको ऐसी मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करना है जिसका प्रोडक्ट होने के बाद ओनली सिंगल एलिमेंट आना चाहिए, क्योंकि एक अमाउंट के फॉर्म में बताना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट है, अब प्रोडक्ट को क्या करना है भाई, यूनिट मेथड यूज़ करना है। प्रोडक्ट को अगर हम लोग क्या करेंगे, जो उसका यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ ऐसे ही हालात पैदा होगा, ये वाला सिचुएशन, ठीक है। ये 1 into 3 और 3 into 1 ऐसी मैट्रिक्स बनाएंगे। आफ्टर प्रोडक्ट के बाद क्या आएगा, एक सिंगल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। फिर इफ द सेकेंड पार्ट है इसका, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द एबव 3 कमोडिटीज़ आर 2 रुपीज़, 1 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़ पैसे रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक। तो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट मीन्स क्या कि फर्स्ट सिचुएशन में जो रिवेन्यू हो रहा था वो सेकंड सिचुएशन में कितना रिवेन्यू होगा। उसके बाद क्या करना है कि सबसे ज़्यादा अमाउंट किस में, फर्स्ट वाले केस में है या सेकंड वाले केस में है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मीन्स क्या है कि दोनों का क्या डिफरेंस कितना है, ठीक है, कितने का प्रॉफिट है। पहले सिचुएशन में अगर कोई बंदा अगर ऐसी मार्केटिंग कर रहा था तो उसको इतना अमाउंट मिल रहा था। सेकंड, अगर मान लीजिए सेकंड कंडीशन में जो भी मार्केटिंग करने का जो फंडा है उसके अकॉर्डिंग इतना अमाउंट मिल रहा था। उसके बेसिस पे फिर दोनों का डिफरेंस देख लेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है। पहले सिचुएशन में ज़्यादा में अगर मान लीजिए हमने कोई भी चीज़ पहले 10 रुपीज़ में बेच रहे थे, अब 20 में बेच दिया या 15 में बेच दिया, तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 5 का हुआ, ठीक है। तो वही प्रॉफिट यहाँ पे निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 टोटली कैलकुलेशन बेस्ड है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 केस 1 लिख लीजिए, है ना, फर्स्ट केस यहाँ पे। उसके अकॉर्डिंग जो फॉर फर्स्ट मार्केट, ठीक है। तो फर्स्ट मार्केट के लिए यहाँ पे बेटा जो प्रोडक्ट दे रखे हैं, ठीक है, उसको हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म लिखते हैं। ये 10,000 है, उसके बाद ये 2,000 है, उसके बाद ये क्या है 18,000 है, ठीक है, ओके। कैलकुलेशन है और इसके अकॉर्डिंग कॉस्ट जो दे रखा है 2.5 रुपीज़ में है, 1.5 रुपीज़ में है एंड 1 रुपीज़ में है, ठीक है। तो ये फर्स्ट मार्केट का प्रोडक्ट थे और इसका कॉस्ट प्राइस दे रखा है। फिर अगर मान लो यहाँ पे हम सेकेंड मार्केट की बात करते हैं, सेकेंड मार्केट में क्या होगा 6,000, 20,000, 8,000, ठीक है। और यहाँ पे दिखा रहेगा 2 रुपीज़, 1 रुपीज़ 50 पैसा, मतलब 0.5 रुपीज़, ठीक है। तो ये फर्स्ट मार्केट का रिवेन्यू है, ये सेकंड मार्केट का रिवेन्यू है। देखिए यहाँ पे आपको इतना समझ में आता होगा कि सर ये 1 into 3 है और ये 3 into क्या है 1 है। प्रोडक्ट करेंगे, देखो यहाँ से प्रोडक्ट कर लोगे 10,000 into 2.5 प्लस 2,000 into 1.5 और प्लस 18,000 into 1, ये इस मार्केट का फर्स्ट मार्केट का रेवेन्यू आएगा। तो आपको समझ में आता है कि 250000 डेसिमल यहाँ प्लस यहाँ पे देखो 15 टू 30 ये होगा 1230, ठीक, डेसिमल यहाँ आ जाएगा प्लस ये 18,000 रहेगा, ओके, ठीक। तो कुल मिला कितना आ गया, ये 25,000 है, ये 3,000 है और ये क्या 18,000 है। तो 30 यहाँ पे, 30 यहाँ पे, 30 यहाँ पे, तो 30 तो लिख ही दीजिए आप, ठीक है। 8 + 3 11 + 5 13, ठीक, 1 बचा। तो
213, 3 + 2 5। ठीक, तो ये टोटल यानी कितना आ गया, फर्स्ट मार्केट का जो रिवेन्यू आया है ये कितना आ गया, 53,000 आ गया। क्लियर रुपीज़। ऐसे ही सिमिलरली हम क्या करेंगे बेटा, सेकेंड मार्केट का निकालेंगे। यहाँ पे ध्यान देखिएगा, कैलकुलेटिव बेस्ड प्रॉब्लम है यहाँ से। तो सेकेंड मार्केट में देखो ये कितना है, 6,000 है, तो 6,000 इंटू 2 प्लस 20,000 इंटू 1 प्लस, तो यह कितना आ जाएगा, 8,540 ये आया। ठीक है, 8,540 डेसिमल यहाँ आ गया। अब देखो ये कितना है, 12,000 है, ये कितना है 20,000 है, और ये कितना है 4,000 है। तो 30 यहाँ पे, 30 यहाँ पे, 30 यहाँ पे, तो 30 तो रहेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक जीरो ये 4 है, यहाँ पे 0 है, 4 + 2 6 आ जाएगा। और उसके बाद फिर ये काम खत्म हो गया, फिर ये बचा 2, 2 1 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से सेकेंड मार्केट का जो रेवेन्यू आया कितना आ गया, 36,000 रुपीज़। तो टोटल कितना आ गया बेटा, टोटल रेवेन्यू कितना आएगा, टोटल अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करें तो कितना, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, बोलो। तो यहाँ से क्या करेंगे, 53,000 है और प्लस 36,000 है, टोटल कितना आ गया, 30,123, और यहाँ पे 6 + 3 9 और 3 + 5 8, इतना रुपीज़ आ गया। ठीक, क्लियर, ओके। तो ये फर्स्ट केस में, केस ये यहाँ पे जो 1 कह रहा था कि द यूनिट सेल प्राइजेस ऑफ XYZ इज दिस, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ईच मार्केट का निकाला, उसके बाद फिर यहाँ पे दोनों को ऐड कर दिया, फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स का रेवेन्यू यहाँ पे ये आएगा। अच्छा, अब देखो क्या कह रहा है बेटा कि अगर हम लोग सेकेंड केस की बात करते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, ओके। तो सेकेंड केस में यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, टोटल टाइम पास प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे सेकेंड केस में प्रोडक्ट यही है 10,000, 2,000 और ये 18,000। ठीक है, और ये कॉस्ट चेंज हो गया, कॉस्ट क्या हो गया, चेंज हो गया। देखो एक काम करते हैं, ये जो हमने यहाँ पे वैल्यू का कैलकुलेशन किया है बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये मिक्सअप हो गया है। ये अभी देखो, ये आप क्या करना कि जो ये सिचुएशन है, ठीक है, ये इसको मत लिखिएगा। ठीक, ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। तो एक्चुअली में क्या है कि ये सेकेंड मार्केट है, ये फर्स्ट मार्केट है। तो फर्स्ट मार्केट का कॉस्ट इतना दे रखा था, और जो प्रोडक्ट सेकेंड वाला है, ठीक है, सेकेंड वाला प्रोडक्ट मीन्स ये, अब ये फर्स्ट केस में ही ये दोनों चीज़ें आएंगी, ये रेवेन्यू आ गया। और ये फर्स्ट केस में ही जो ए पार्ट है, उसका ए पार्ट अभी यहाँ पे एक ये था, एक और है, तो ये 6,000 था। ठीक है, और ये क्या है 20,000 है। ओके, और ये बेटा कितना है 8,000 है। तो यहाँ से देखो, जो फर्स्ट केस में जो ए पार्ट का सोल्यूशन अभी दे रहे हैं यहाँ से, तो ये 2.5 एंड 1.5, और बेटा कितना है यहाँ पे 1 रुपीज़। ठीक है, देखो ये इतना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6,000 इंटू 2.5 प्लस 20,000 इंटू 1.5 प्लस 8,000 इंटू 1। ठीक है, ये एक अमाउंट आएगा, प्रोडक्ट कर लेना, ऐड कर लेना। और देखो जो हमने यहाँ पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया, तो ये जो बी पार्ट था, इसका बी पार्ट में जो कॉस्ट प्राइस था पर ये दे रखा था। ठीक है, तो बेटा ये आपका सेकेंड केस वाला हो गया। और जो फर्स्ट वाला लिखा हुआ है ये 10,000, उसके बाद क्या है 2,000, उसके बाद ये क्या है 18,000। ठीक है, कॉस्ट क्या है 2, 1 एंड 0.5। ये सेकेंड सिचुएशन का है, ये फर्स्ट सिचुएशन वाला केस है। ठीक है, ये कह सकते हो केस 1 है, ये केस 1 है, और ये केस 2 था, है ना, केस 2 था। इसका बी ऑप्शन वाला हमको आंसर देना है। तो देखो यहाँ से बेटा क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2,000 मल्टीप्लाइड बाई 1
एंड 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, ठीक है। तो ये यहाँ से आ गया है ना 18,000 0.5। तो देखो यहाँ से क्या करना है बेटा, ये एक आपका जो कॉस्ट प्राइस सेम दे रखा था, ये फर्स्ट मार्केट का है, ये देखो ये आपका है, ये जो मैंने यहाँ लिखा सेकंड मार्केट, ये आपका हो गया फर्स्ट मार्केट, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन बुक में देख रहे होंगे, और यहाँ पे जो ये मैंने लिख दिया है ये सेकंड मार्केट हो गया, सेकंड मार्केट, ठीक है। तो जब कॉस्ट प्राइस, फिर एक बात समझिएगा, ये प्रोडक्ट हैं फर्स्ट मार्केट के, ये प्रोडक्ट हैं सेकंड मार्केट के, उस समय कॉस्ट प्राइस जो ईच का दे रखा था 2.5 रुपीज़, 1.5 रुपीज़, 1 रुपीज़, 2.5 रुपीज़, 1.5 रुपीज़, 1 रुपीज़, ठीक है। और जो यहाँ पे सेकेंड सिचुएशन है, जब कॉस्ट प्राइस हमने चेंज कर दिया या प्रॉब्लम में कॉस्ट प्राइस चेंज हो गई, तो कॉस्ट प्राइस चेंज होने का मतलब क्या है, 2 रुपीज़, 1 रुपीज़, 0.5 रुपीज़, 2 रुपीज़, 1 रुपीज़, 0.5 रुपीज़। तो प्रोडक्ट क्या थे भाई, प्रोडक्ट यहाँ पे ये थे फर्स्ट मार्केट के और सेकंड मार्केट के। अब देखो मैं यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट की बात हो रही है, तो अगर सपोज दैट ये मान लो इतना आया है, ठीक है, यहाँ से ये भी कुछ आएगा, इसको मान लो कैपिटल है, इसको मान लो कैपिटल बी। देखो यहाँ पे ये क्या है, ये एक्स है, ये क्या है, वाई है, ठीक। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई इसको ऐड करेंगे, यहाँ से ए प्लस बी ऐड करेंगे, पीछे में देखेंगे, ठीक है, इसमें देखेंगे कि एक्स प्लस वाई एंड ए प्लस बी में, ठीक है। एक्चुअली में ग्रॉस प्रॉफिट बोला, ये क्वेश्चन में बोला ये फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ ही होगा, तो इसका मतलब ये है जब प्रॉफिट हुआ होगा तो ए प्लस बी क्या होगा, मोर होगा, और एक्स माइनस वाई क्या होगा, लेस होगा। तो जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर भाई, फर्स्ट सिचुएशन में रिवेन्यू इतना और सेकेंड सिचुएशन में रिवेन्यू इतना, तो ऑब्वियसली जब प्रॉफिट की बात हो रही थी, इसका क्या, सेकेंड केस में अमाउंट ज़्यादा आया होगा, तो सेकेंड केस में अमाउंट ज़्यादा आया होगा तो ये होगा, और फर्स्ट केस में अमाउंट कम आया होगा, ठीक है, तभी प्रॉफिट हुआ होगा। तो इसका क्या मतलब है, जो डिफरेंस है वही उसका क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। क्लियर, ठीक है। अच्छा, तो ये कैलकुलेटिव प्रॉब्लम था, ठीक है, और बहुत कम चांसेस रहते हैं एग्जाम में पूछने के, ठीक है, क्योंकि सिंपल सा प्रोडक्ट करना रहता है, कैलकुलेशन करना रहता है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे जो कास्ट प्राइस दे रखा था ये केस 1 में और ये सेकंड केस बी पार्ट में ये है, तो दोनों का रिवेन्यू ऐड करेंगे इधर और दोनों का रिवेन्यू इधर ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली सेकंड वाले केस में रिवेन्यू ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 सॉल्व करते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे एक अननोन मैट्रिक्स है, उस अननोन मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है। तो उस अननोन मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे जो दे रखा है कि एक एक्स मैट्रिक्स है और किसी अदर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया गया है तो कुछ रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, अननोन मैट्रिक्स को फाइंड करना अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे कैसे सोचना है कि अननोन मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी या उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी है और कॉन्सेप्ट अच्छा है। एक एक्स मैट्रिक्स है, ठीक, एक्स मैट्रिक्स को मल्टीप्लाइड किया गया है 4, 5, 6 इज इक्वल टू फाइनल एलिमेंट इज -7 -8 -9 2 4 6, ठीक है। अब देखो यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि एक्स मैट्रिक्स है मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो एक्स मैट्रिक्स के बारे में, जो एक्स मैट्रिक्स अननोन है उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी देना कि ये मैट्रिक्स की पॉसिबिलिटी क्या है, जो मैट्रिक्स यहाँ होगा वो किस ऑर्डर का होगा या उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसमें क्या होंगे। तो आपने कहा सर इसका जो ऑर्डर है इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है,
2 रो 3 कॉलम की ये मैट्रिक्स है, और इसका ऑर्डर क्या है, इसमें भी 2 रो है और 3 कॉलम है, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, ठीक है। तो अब देखो एक्स के बारे में सोचते हैं, तो ऑब्वियसली जो एक्स का यहाँ पे ऑर्डर होगा प्रोडक्ट करने के बाद ये मैट्रिक्स इस ऑर्डर की आनी चाहिए, क्योंकि इक्वल है, इक्वेट करेंगे ही करेंगे। तो देखो ये 2 इंटू 3 का है, समझिएगा इस चीज़ को पहले। तो देखो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी क्या है, जब ये 2 है तो ये 2 होना चाहिए, बोलो। अगर ये 2 है तो यहाँ पे ये 2 होगा कॉलम। तो अब यहाँ पे रो डिसाइड करना है, तो रो को किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे कितनी रोज, 2 रोज। तो इसका क्या मतलब है, जो एक्स मैट्रिक्स डिफाइंड हुई है उसका ऑर्डर 2 इंटू 2 होगा। फिर से देखिए ये 2 इंटू 3 की है, ठीक। तो अब देखो इसका कॉलम, इसका जो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो होगा सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के इक्वल होगा, ठीक। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे इसका कॉलम 2 होना चाहिए, क्योंकि ये 2 है। अब ये तो लिख लिया तो पॉसिबिलिटी हो गई। तो जो यहाँ पे रहता है और जो फर्स्ट पोजीशन पे रहता है वही इसका ऑर्डर होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 हो गया तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, तभी तो 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स बनेगी, नहीं तो 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स तभी बनेगी। तो इसका मतलब ये जो x होगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा 2 इंटू 2 का, ठीक है। तो जो x अननोन मैट्रिक्स है बेटा, यहाँ पे हम लोग उसको लेट कर सकते हैं 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए क्या, लेट बी x इज डिफाइंड एज a b c एंड d, ठीक, a b c एंड d। तो यहाँ पे a b c d लेट कर लिया और फिर यहाँ पे प्रोडक्ट करना है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9 2 4 एंड 6 2 4 एंड क्या 6। देखो रोज आएगा कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, a बन जा a प्लस का 4b, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा 2a प्लस का 5b, फिर 3a प्लस का 6b। बोलो बेटा a रो गया कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ, a बन जाए a प्लस 4b, 2a प्लस 5b और 3a प्लस 6b, ठीक। अब देखो यहाँ c जाएगा तो ca मतलब c प्लस का 4d, और बेटा क्या आएगा 2c प्लस का 5d, और यहाँ से क्या आएगा 3c प्लस का 6d इज इक्वल टू माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9, ठीक है, 2 और यहाँ पे क्या है 4, ये क्या है 6, ओके। आप कंपेयर कर दीजिए, क्यों, क्योंकि ये भी 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स है और ये भी 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स है। तो देखो यहाँ पे ये इसके इक्वल -7 के इक्वल इक्वेट कर दिया, इक्वेटिंग बोथ साइड। तो बेटा क्या आ जाएगा a प्लस का 4b इज इक्वल टू माइनस का 7, ठीक है। हमको a b निकालना है तो इसको देखो कंपेयर कर देते हैं, इसको ले लो, ठीक है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है और ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है, ठीक। तो एक ये ले लिया, एक ये ले लीजिए, क्योंकि 2 इक्वेशन चाहिए ना। 2a प्लस का 5b इज इक्वल टू माइनस का 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो ये 2a है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2a प्लस का 4 और 2 जा 8b इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो यहाँ पे 1 डैश बन गया, सब्ट्रैक्ट करिए माइनस माइनस एंड प्लस, ये इससे कैंसिल हो गया, कितना आया माइनस का 3b, और ये बेटा कितना आएगा, ये आपका प्लस का 6 बचेगा, तो b कितना आ गया माइनस का 2, b कितना आया माइनस का 2 आया, 3 2 जा 6, और b की वैल्यू -2 आ गई, तो यहाँ पुटअप कर दो। तो a प्लस का 4 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 7, तो a माइनस का 8 इज इक्वल टू -7, तो a इज इक्वल टू 1, a 1 आया और b -2 आया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अभी इसको मैंने कंपेयर नहीं किया, ध्यान समझिएगा, a b आया, अगर a 1 रखोगे 3 1 जा 3 हो गया, और b 2 रखोगे 6 2 जा 12 हो गया, तो 3 और माइनस का 12 माइनस का 9, मतलब ये बात सही आ रही, ठीक है। क्योंकि देखो ये होल मैट्रिक्स में a b इस वाली पूरी रो में वही है, तो हमने इसका यूज़ करके ए बी कैलकुलेट किया और थर्ड को सेटिस्फाई कर रहा है। हो सकता है कि अगर आप ए और बी निकालें इन दोनों से और इसको सेटिस्फाई करके -9 नहीं दे रखा होगा, तो इसका क्या मतलब है, आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन को गलत सॉल्व किया है, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा मैं सी का कंपेरिजन कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देखिएगा, c प्लस का 4d इज इक्वल टू 2,
2c प्लस 5d, 2c प्लस का 5d इज इक्वल टू 4। भाई ये क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये थर्ड बन गया और ये क्या बन गया, फोर्थ। अब देखो इक्वल करना, ये सी है तो इसको किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया, 2c प्लस का 8d इज इक्वल टू 4। ये थर्ड का चेंज आ गया, माइनस माइनस एंड माइनस, क्यों माइनस माइनस एंड माइनस, 2c कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से कितना बचेगा, 3d इज इक्वल टू 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 0, तो d कितना आ गया, 0 आ गया। अब बेटा d 0 आ गया, अगर d की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, तो 3d इज इक्वल टू माइनस का 0, तो d इज इक्वल टू 0, तो d 0 आया, तो इसका क्या, जब d 0 रखोगे तो क्या आएगा, c प्लस का 4 इंटू डी 0 इज इक्वल टू 2, तो c कितना आ गया, 2 आ गया। c कितना आया बेटा, 2 आया। अब देखो मैं देखता हूँ, मैंने इसका यूज़ किया, इसका यूज़ किया, क्या मैंने इसका यूज़ किया, नहीं किया। तो जब यहाँ पे d 0 रखोगे, 6 इंटू 0 0 हो गया, c2 3 2 जा 6 6 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, हमारा ओवरऑल कैलकुलेशन भी यहाँ पे क्या है, सही है, ठीक। तो फाइनली a क्या आया, 1, तो यहाँ से जो x मैट्रिक्स है a की वैल्यू क्या आई, 1, और जो b है माइनस का 2 है, b क्या है माइनस का 2, c क्या है 2 एंड d क्या है 0। तो ये फाइनली x की कैलकुलेशन यहाँ पे हो गई। तो अननोन मैट्रिक्स से रिलेटेड एग्जाम में कोई प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो है ही, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है कि यहाँ पे हम लोग जो x मैट्रिक्स है वो कैसे लेट करते हैं, ठीक है। तो फिर एक बार बता दे रहा हूँ, इक्वल के राइट में जो मैट्रिक्स लिखी हुई इसकी इस ऑर्डर की लिखी हुई, पहले इसको देख लोगे, फिर जो लेफ्ट साइड में होगी जो प्रोडक्ट करके जो आ रही है तो उसमें देखेंगे इसका ऑर्डर क्या है, ठीक। तो प्रोडक्ट की जो पॉसिबिलिटी है, जो इसका कॉलम उसके रो के इक्वल होगा, तो पहले वो डिफाइंड हो जाएगा, उस जो एक्स अननोन मैट्रिक्स है उसका रो क्या है, ठीक, वो डिफाइन कर देगा। उसके बाद क्या होगा बेटा कि जहाँ पे जो ये RHS में जो मैट्रिक्स लिखी होगी इसका रो क्या है, ठीक है, उसका जो रो होगा वही एक्स मैट्रिक्स का क्या होगा, रो होगा, ठीक। तो इस सिचुएशन को फॉलो करते हुए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ओके, लिख लो इसको बेटा। तो अननोन मैट्रिक्स से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम एग्जाम में आ जाएगी तो इजीली आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे PMI के क्वेश्चन, जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी मिसलेनियस की, सेकेंड थी है ना, थर्ड थी, तो 1 2 3 क्वेश्चन हो चुके थे PMI से रिलेटेड। तो अब ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड है, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी मैट्रिक्स नहीं दे रखी, मतलब A और B ऐसे ही मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे A और B मैट्रिक्स है, और सबसे बड़ी बात यह है क्या है, A और B मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, मीन्स ऑर्डर सेम है, 2 इंटू 2 कह लो, 1 इंटू 1 कह लो, 3 इंटू 3 कह लो, ठीक है, 4 इंटू 4 कह लो। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक। तो PMI के हेल्प से इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है बेटा उसका यूज़ करते हैं, और उसका यूज़ करके प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करते हैं। तो जिन्होंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है, इसको देखा होगा, है ना, जो प्रॉब्लम्स 1 से 6 तक में 1 2 3 क्वेश्चन जो जिन स्टूडेंट ने देखा होगा, तो PMI में क्या करते हैं भाई, n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक कर लेते हैं, है ना, इट इज़ थ्रू, k के लिए लेट करते हैं, और k प्लस 1 के लिए उस रिजल्ट को हम लोग प्रूव करते हैं। ये PMI का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ओके। तो इसको बेटा रब कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, PMI से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, राइट डाउन। A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, AB इज इक्वल टू BA, ये गिवन है, जो गिवन है वो लिख लेता हूँ, ठीक है। आप देखिएगा AB इज इक्वल टू गिवन। कभी भी कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप परेशान मत होइए, उसको अच्छे से पढ़िए, और जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लिखिए। फिर फाइंड क्या करना है, जो चीज़ फाइंड आउट करना है उसके लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, फॉर्मूले क्या हैं, कॉन्सेप्ट क्या लग सकता है, उसको सोचिए।
फिर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है अगर यूज हो रहा हो तो यूज़ कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है उसका यूज उस प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं उसमें नहीं होता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी दे देता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है, मतलब लगभग बात ये रहती है कि यहाँ अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है तो उसका यूज होता ही है, ठीक है। तो गिवन दैट यहाँ पे क्या है, ए बी इज इक्वल टू क्या बेटा दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू क्या है बी ए। देन प्रूव दैट इंडक्शन, पहले कह रहा है कि प्रूव करना है, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, ड्यू टू इंडक्शन ए बी की पावर एन इज इक्वल टू बी की पावर एन इंटू ए। ठीक, कह रहा है कि जब ये प्रूव हो जाए तो फर्दर इसका यूज कीजिए। फर्दर क्या प्रूव करना है, ए बी का होल पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन और बी की पावर एन। समझिएगा ध्यान से बेटा, ठीक है। कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए आर गिवन, ए बी इज इक्वल टू बी ए गिवन है और ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्स है। प्रूव दैट ए बी का होल पावर एन इज इक्वल टू बी की पावर एन इंटू ए। फर्दर जब ये प्रूव हो जाए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो जब ये प्रूव हो जाएगा तो इसके आगे इसको भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन में क्या हो गए, दो क्वेश्चन हो गए, क्योंकि पहले इसको प्रूव करना है और जब ये प्रूव हो जाएगा देखो गिवन में भी ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बाद में ये प्रूव करने के बाद जब इसको प्रूव करेंगे, अगर हम लोग कहीं इसका यूज़ करते हैं तो लिख देंगे एबव प्रूव, ऊपर प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से बेटा क्या है, यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन में लेट कर लीजिएगा, यहाँ पे जो केस 1 में लेट कर लीजिएगा, पी एन सच दैट ए बी का होल ए बी का पावर एन इज इक्वल टू बी एन इंटू ए। तो फॉर एन इज इक्वल टू 1, ये स्टेप 1 हो गया बेटा, स्टेप 1 फॉर एन इज इक्वल टू 1। तो P1 क्या आया, ए बी की पावर 1 इज इक्वल टू बी 1 ए। तो ए बी इज इक्वल टू बी, ये है या नहीं, तो आपने कहा सर ये इक्वल क्यों नहीं होगा भाई, यहाँ पे पी एन सच दैट क्या आ गया दिस। तो ए बी किसके इक्वल, बी ए के इक्वल। तो यहाँ से हम ले सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए गिवन है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया ए बी, क्योंकि बी ए के प्लेस पे ए बी पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो P1 क्या हो गया, P1 इज ट्रू, P1 क्या हो गया बेटा ट्रू। तो यहाँ पे P1 ट्रू हो गया, ओके ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप 2 आपको पता है लेट फॉर एन इज इक्वल टू के, तो पी के इज ट्रू, पी के इज ट्रू। तो यहाँ पे क्या जाएगा, पी के इज इक्वल टू ए बी की पावर के इज इक्वल टू बी की पावर के इंटू ए। ये हमने लेट कर लिया, इसको कोई इक्वेशन मान लिया, ठीक है, क्योंकि इसका यूज़ करेंगे थर्ड स्टेप को प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो बेटा यहाँ से क्या होगा, पी के इज इक्वल टू ए बी की पावर के इज इक्वल टू बी की पावर के इंटू ए। अब देखो स्टेप थर्ड क्या है, स्टेप थर्ड में क्या करते हैं बेटा, PMI में स्टेप थर्ड में वी शैल प्रूव दैट फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1, मतलब पी के प्लस 1 इज ट्रू, पी के प्लस 1 इज ट्रू, ठीक है। तो पी के प्लस 1 इज ट्रू, ये हमको प्रूव करना है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ से क्या है, इसका मतलब ये है बेटा कि यहाँ पे के प्लस 1 चाहिए और यहाँ पे भी के प्लस 1 चाहिए, ठीक। तो आपने इसी को लिया 1 को, और 1 को लेने के बाद क्या लिख दिया, मल्टीप्लाइंग बाई बी इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो बेटा यहाँ से क्या जाएगा, ए बी की पावर के इंटू बी और बी की पावर के इंटू ए इंटू बी, ठीक है। बी को हमने मल्टीप्लाई किया, जैसे ये ए बी अगर ये इसके इक्वल है, ये मैं लेट करके चल रहा हूँ ना, ये इसके इक्वल, तो मैंने बी से मल्टीप्लाई किया बी और यहाँ पे भी बी, क्लियर कर सकते हैं भाई, क्योंकि अगर ये मैट्रिक्स लेट करके चल रहे हैं ये इक्वल हैं, तो किसी मैट्रिक्स से अगर सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो इक्वल होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में तो फॉलो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या है कि ये सिचुएशन क्या है, फॉलो कर, यहाँ से ए बी की पावर क्या गया, के प्लस 1 आया, ठीक है। और देखो यहाँ से ए बी आया, तो यहाँ पे भी के, अब देखो एक्चुअली हम चाहते क्या थे, हम तो ये चाहते थे ना कि ये बंदा जो के है वो के प्लस 1 बन जाए। तो देखो हमारा यहाँ पे जो मकसद है वो कामयाब हो गया। ये देखो बी है, ये बी की पावर के साथ बी की पावर के प्लस 1 बनाया,
फिर आपने कहा सर ये ए बी, भाई इसके अब शिफ्टिंग तो कर नहीं सकते हैं भाई, कॉम्पिटेटिव लॉ को तो फॉलो करता है नहीं कि ए बी इक्वल टू बी ए, क्यों, तो वो फॉलो करता है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी की औकात किसके इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी ए, तो यहाँ से बी की पावर के लिखिए और यहाँ पे बी इंटू ए लिख दीजिए। अब देखो फाइनली क्या आ गया, ये फाइनली यहाँ पे हमने बेटा लिख दिया कि ए की पावर के सॉरी ए बी की पावर क्या के प्लस वन इज इक्वल टू बी की पावर, देखो यहाँ पे पावर वन है तो ऐड हो गया के प्लस वन और इंटू ए। तो देखो ये जो हम प्रूव करना चाहते थे ये प्रूव हो गया। पीएमआई का तो एक कॉन्सेप्ट है ना, वन के लिए प्रूव हो जाएगा, के लिए लेट कर लो और उसका यूज़ करके थर्ड स्टेप प्रूव कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज ट्रू है ना, मतलब जब पी के प्लस वन इज ट्रू हो गया, पी के प्लस वन इज ट्रू, पी के प्लस वन इज ट्रू, तो वेन एवर पी के इज ऑल्सो ट्रू, पी के इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है, पी के ट्रू हो गया, क्लियर। तो पी के इज ऑल्सो ट्रू हो गया, ठीक है। तो अब पी एम आई से क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पी एन इज ट्रू, एन बिलोंग्स टू, पी एन इज ट्रू, पी एन इज ट्रू, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक। ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ है। अब सेकेंड पार्ट के लिए अब समझिएगा बात को, इसको प्रूव करने के लिए अब आपके पास ये भी इंफॉर्मेशन है और ये भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको बहुत ही फास्ट करते हैं, है ना। सेकेंड केस में यहाँ पे पी एन सच दैट लेट करते हैं, ठीक है, कहानी सब लिख लेना है ऐसे ही, ये लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये हो गया, फिर यहाँ पे अगर हम लोग वन रखते हैं तो क्या आया, ए बी के पावर वन, मतलब ये और ये ए की पावर वन, बी की पावर वन, तो कुल मिलाकर के बेटा क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये तो आया ही, ठीक है, ओके, ए बी इक्वल टू ए बी, तो पी वन क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। स्टेप वन हो गया बेटा, दिस इज स्टेप वन। अब स्टेप टू में क्या है, स्टेप टू देखिए जरा यहाँ से, पी के लेट कर लिया तो ए बी का होल पावर के, ठीक है, पी के सच दैट ए बी का होल पावर के, ए की पावर के और बी की पावर के, ए की पावर के बी की पावर के। अब ये इक्वेशन लेट कर लिया, इसका यूज़ करना है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब आपको खुद पता है कि पावर एन जो है वो एन प्लस वन होना चाहिए, मतलब के है तो के प्लस वन चाहिए, तो इसका यूज़ किया इसका थर्ड स्टेप के लिए, और थर्ड स्टेप के लिए जब इसका यूज़ किया, ठीक है, तो ए बी की पावर के, ए बी का होल पावर क्या था के, और यहाँ पे ए की पावर के बी की पावर के, तो हमने क्या किया बेटा, ए बी से मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। वो के प्लस वन से रिप्लेस होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे इसका पावर के, इसका पावर वन, तो यहाँ से क्या आ गया, ए बी का होल पावर के प्लस वन, ठीक, इज इक्वल टू, यहाँ से देखो क्या होगा, बी ए, यहाँ पे हमको के प्लस वन चाहिए, देखो ए बी को मैं क्या ले सकता हूँ, ए बी को मैं क्या ले सकता हूँ, पहली बात तो ए बी को ले सकते हैं यहाँ से ए बी को हम क्या ले सकते हैं, बी ए, ठीक, ए बी को मैंने लिखा बी ए लिख लिया, ये क्या हो गया, ए की पावर के बी की पावर के प्लस वन, ठीक, इंटू ए, इंटू क्या हो गया ए। अब देखो यहाँ पे यूज़ करना है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से ये क्या है, यहाँ कहाँ गया, ये ए बी की पावर के इज इक्वल टू बी की पावर के इंटू ए, ठीक। तो देखो ये बंदा इधर हमको चाहिए, ये बंदा किधर चाहिए, इधर चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से बेटा एक काम ये कर सकते हैं कि देखो ये तो हो गया, ठीक है। अब देखो ये ए की पावर के है, मतलब ए बी का होल पावर क्या है, के प्लस वन, और ये क्या है, ए की पावर के बी की पावर के प्लस वन इंटू ए। अब इसका मतलब इस प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से बेटा बी की पावर के इंटू ए की पावर, भैया बी की पावर के, मतलब यहाँ से मतलब ये रिजल्ट यूज कर सकते हो, ए बी की पावर एन इज इक्वल टू बी की पावर एन इंटू ए। तो बी की पावर एन इंटू ए, इसको पलट के क्या लिख सकते हो, ये ए की पावर के रहेगा, ये ए बी की पावर के प्लस वन रहेगा। तो फाइनली क्या आ गया, ए की पावर के प्लस वन और बी की पावर के प्लस वन। तो यहाँ से थर्ड स्टेप प्रूव हो गया, क्लियर। तो ओवरऑल
जो n था वो k+1 से रिप्लेस हो गया। तो पहले यहाँ पे PMI का यूज़ करके इसका यूज़ किया, तो यहाँ पे इस रिजल्ट को प्रूव किया, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसमें एक पार्ट और था कि जब ये प्रूव हो जाए तो फर्दर आपको ये प्रूव करना है। तो इसका क्या मतलब, इस रिजल्ट का यूज़ हम लोगों ने किया और इसका बिना यूज़ किए हुए प्रूव भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसका इस रिजल्ट का यूज़ किया जो हमने पहले प्रूव कर लिया है, ठीक है, PMI का यूज़ करके उसका यहाँ पे इस रिजल्ट का यूज़ किया। तो यहाँ पे ये हमारा जो सेकेंड पार्ट की प्रॉब्लम थी वो भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव हो गया। ओके, अच्छा, तो ये PMI का ये क्वेश्चन था और थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बट ऐसे ही सोचना था, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 13 और 14, 15 है, ये क्वेश्चन आपके क्या ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। इसमें से जो आपको क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ये शायद ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, एग्जाम में। तो देखिए ऑब्जेक्टिव है, बट इसको देख लेते हैं नजर, है ना। तो ये लिख लीजिएगा, थ्री क्वेश्चन है 13, 14 एंड 15 ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं। देखो क्वेश्चन में 13 बेटा, 13 प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है अल्फा बीटा गामा एंड माइनस अल्फा। ओके, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है। तो एक ABCD 4 ऑप्शन दे रखे, उसमें कौन सा सही है देखता हूँ। तो कुछ करना नहीं है, ए स्क्वायर मीन्स अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इजिकल टू आई 1 0 0 1। ओके, देखो दो कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू गामा, क्लियर, ठीक है। फिर अल्फा बीटा, फिर माइनस का बीटा अल्फा, ओके, गामा अल्फा माइनस का अल्फा गामा, और गामा बीटा गामा माइनस प्लस का अल्फा स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या 1 0 0 1, क्लियर। देखो यहाँ से बेटा क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो गया, क्यों, यहाँ पे दिख रहा है ये अल्फा बीटा एंड ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो फाइनली क्या बचा, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, ये जीरो ये जीरो, और बीटा गामा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 1। तो कंपेयर करोगे, इक्वेट कर दोगे, जब इक्वेट करोगे तो ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल, ये तो जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, ये इसके इक्वल। तो फाइनली क्या रिजल्ट आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा इज इक्वल टू 1। तो अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऐसा सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, जो इसमें बुक में दे रखा है सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। तो सिंपल से कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन को करके अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में रिजल्ट को बताना था, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इफ़ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, एक ऐसी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक है, क्या है बेटा, सिमेट्रिक, और स्क्यू सिमेट्रिक है, दोनों को फॉलो कर रहा है, ठीक है, मतलब ए डैश ए भी है और ए डैश माइनस ए है, ठीक। तो क्या बोल रहा है कि ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, ए इज जीरो मैट्रिक्स, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड नन ऑफ दिस। तो आई थिंक मतलब यहाँ से जैसे मान लो क्या कह रहा है कि अगर यहाँ से ये ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, तो यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स होगी वो क्या होनी चाहिए, ऐसी पॉसिबिलिटी क्या है भाई, ऐसा तो हम कर नहीं सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, जब नल मैट्रिक्स ले लोगे, ए मैट्रिक्स को अगर आप नल मैट्रिक्स लोगे, ऑल एलिमेंट जीरो कर दोगे, 0 0 0, है ना, ठीक है। तो वहाँ पे जब 0 0 हो जाएगा तो वो सिचुएशन में क्या होगा, वो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक बोथ की कंडीशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है, ओके। अब देखो बेटा 15 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, ए स्क्वायर क्या है आपका, ए है, और आई प्लस
ए का होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू ए आई माइनस ए आई या 3a। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बेटा देखिए यहाँ से a प्लस बी का होल क्यूब, आप सभी को पता होगा a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगना है, आइडेंटिटी यूज हो गई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। तो सेम प्रॉब्लम यहाँ पे अप्लाई करना है, और जहाँ a स्क्वायर आएगा वहाँ पे हम लोग a स्क्वायर को a से रिप्लेस करेंगे। और आपको पता है एनी मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई आई, तो इटसेल्फ a है ना, a इंटू आई इक्वल टू a। तो देखो यहाँ से पहले क्यूब अप्लाई करो, आई क्यूब a क्यूब 3ia और i प्लस a, फार्मूले में वैल्यू पुटअप किया। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आई क्यूब, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका क्यूब करो, पावर 10 करो, 1000 करो, 1000 कर दो, कुछ भी, 1000 10,000। तो यहाँ आई क्यूब क्या जाएगा, आई, ए क्यूब क्या आएगा, ए स्क्वायर इंटू ए, 3i इंटू ए, आई इंटू ए क्या, ए इंटू आई या आई इंटू ए इज इक्वल टू ए। तो बेटा यहाँ से क्या जाएगा 3a, फिर आई प्लस का ए माइनस का 7i। तो यहाँ आई स्क्वायर हो गया, आई ए स्क्वायर क्या रखोगे ए, तो ए हो गया, तो ए इंटू ए हो गया। ठीक है, यहाँ पे ए पुटअप कर दिया, क्लियर। तो ये देखो यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 3 इंटू ए इंटू आई और 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस का 7a। तो देखो ये आई हो गया प्लस ये ए स्क्वायर हो गया, ये 3 ai हो गया, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है a, तो 3 बेटा क्या आ गया a, क्लियर, माइनस का 7a। तो फाइनली देखो ए स्क्वायर, फिर अगेन पुट ए स्क्वायर इक्वल टू a। तो बेटा i प्लस का a प्लस का 3a इंटू आई, a, तो 3a प्लस का 3a माइनस का 7i, क्लियर। तो फाइनली क्या आ गया a प्लस 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस a 7, तो i प्लस का 7 है माइनस का 7 है, 7 है कैंसिल, 7 है क्या कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा हमारा i। तो आफ्टर कैलकुलेशन रिजल्ट क्या आया आपका i। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट। ओके, सी ऑप्शन इसका क्या है बेटा, करेक्ट है ना। ठीक, तो कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे क्यूब की आइडेंटिटी यूज हुई है। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, है ना। तो क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, और जहाँ ए स्क्वायर है वहाँ पे ए पुटअप करना है, और जहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इत्तेफाक से वही मैट्रिक्स आ जाएगी, उस रिजल्ट का यूज़ करना है। और आफ्टर कैलकुलेशन ये यहाँ पे 7a माइनस 7 है, 7a प्लस का है और माइनस का 7 है, तभी क्या आएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आई बचेगा, क्लियर। तो ये फाइनली यहाँ पे मैट्रिक्स चैप्टर पूरा ओवरऑल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो मिसलिनियस की जो प्रॉब्लम थी डिफरेंट टाइप की, मतलब प्रोडक्ट करना था, ऐड करना था, और कुछ कैलकुलेटिव बेस्ड प्रॉब्लम थी। तो मिसलिनियस में अच्छी प्रॉब्लम थी, तो हमने उसको यहाँ पे सॉल्व करा दिया। ठीक है, क्लियर। तो आप एनसीईआरटी की जो भी एक्सरसाइज हैं, या जो मिसलिनियस की प्रॉब्लम है, या जो एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है, एग्जाम्पल भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स चैप्टर को मतलब वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे आपकी समस्या को दूर कर सकें। ठीक, थैंक यू।